सो टुडे हम लोगों को बच्चों ओम्स लॉ के लिमिटेशन पढ़ने, मतलब कहाँ कहाँ पर ये लॉ नहीं लगेगा या सीज हो जाएगा। ऐसा तो आप सभी लोग जानते हो कि V प्रोपोर्शनल टू I होता है, या कंडक्टर के इनसाइड में जाएंगे तो J प्रोपोर्शनल टू E हो जाता है। राइट बच्चों, दोनों के दोनों ओम्स लॉ की कहानियां हैं। अब यहाँ देखो V बना हुआ है और I बना हुआ है। जो डैश लाइन बनी हुई है ये वो लोग हैं जो ओमिक हैं, ohmic conductors, those who are following Ohm's law, but after certain potential, यहाँ से बच्चों इसने डिविएट करना शुरू करा है तो इसको बोल देंगे अपन नॉन ओमिक आफ्टर सर्टेन पोटेंशियल और करंट, नॉन ओमिक कंडक्टर। तो मैं लिखता हूं इन सेवरल, ठीक है, इन सेवरल कंडक्टर्स ओम्स लॉ इज नॉट वैलिड। ओम्स लॉ क्या होगा बच्चों लोग, वैलिड नहीं होगा। तो जो ऐसा फॉलो कर रहा हो मतलब बोलना ये अच्छा बच्चा है, और जो ये फॉलो नहीं कर रहा हो वो क्या हो जाएगा, नॉन, बोलो, नॉन ओमिक कंडक्टर। सीबीएसई के हिसाब से हमारे पास ना 2 से 3 स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं जो अपन को सीख लेने हैं और फिर अपन आगे बढ़ जाएंगे। नॉन ओमिक का मतलब है जो पहला आपका डायग्राम बना है बच्चों, ये एक तरह के सेमीकंडक्टर का डायग्राम है ना। तो मैं लिख देता हूं यहां पर सेमीकंडक्टर, कहाँ कहाँ चल रहा है ये, फर्स्ट वाला है बच्चे लोग, ये सेमीकंडक्टर का है, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर क्या है तो ये समझ में आ जाएगा कि ये पार्शियल फॉर्म में कंडक्टर होता है, पार्शियल फॉर्म में इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। चैप्टर नंबर 14 में अपन डिटेल में पढ़ लेंगे। अभी समझ लो ये एक ऐसे लोग हैं जो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेंगे। ओम्स लॉ फॉलो करने की कंडीशन क्या है बच्चों, वो ऐसे जाना चाहिए था, है ना, I प्रोपोर्शनल टू V या V प्रोपोर्शनल टू I। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप V बढ़ाते हो ना तो करंट बहुत धीरे धीरे बढ़ता है बच्चों, फिर सडनली करंट क्या होता है, पेस पकड़ लेता है और फिर ये करंट बढ़ना शुरू करता है। तो आई टीच यू, इसको IV ग्राफ कहते हैं। I पहले लिखा है ना, इसको बच्चों IV ग्राफ बोलते हैं। किसका, सेमीकंडक्टर का। तो जनरली ये सिलिकॉन होता है या जर्मेनियम होता है। अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है ना, एज पर चैप्टर नंबर 3 कंटेंट आप ये समझ लो सिलिकॉन जर्मेनियम दो ऐसे लोग हैं जो बात नहीं मानेंगे। तो पोटेंशियल भी प्लस में है और करंट भी प्लस में है, तो ये देखो ऊपर जा रहा है सीधे। पोटेंशियल बच्चों अगर नेगेटिव में कर दिया और करंट भी यहाँ पे नेगेटिव में कर दिया तो भी ये पीछे की तरफ अच्छे से नहीं आया, देखो प्रपोर्शन साइन में नहीं आया। इसका मतलब है ये ओम्स लॉ फॉलो, बोलो, नहीं कर रहा, डज नॉट फॉलोइंग ओम्स लॉ। अगर एमसीक्यू में आता है कि कौन लोग ओम्स लॉ फॉलो नहीं करते या नॉन ओमिक होते हैं, क्या ऑप्शन मार्क करोगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम, डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ, ठीक है। और राइट साइड में जो सेकंड डायग्राम बना हुआ है बच्चों, ये सेमीकंडक्टर का ही चैप्टर से लिया हुआ है, लेकिन ये कंपाउंड बना रहा है एक तरह का। आप सबको पता है ये गैलियम लिखा है, ये आर्सेनाइड लिखा है। सो दिस इज अ जंक्शन, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड। केमिस्ट्री वाले बच्चों आप सबको पता है कि गैलियम के पास +3 वैलेंसी होती है और आर्सेनिक के पास +5 होती है। ये सब बातें अपन चैप्टर 14 में करेंगे। अभी समझ लो कि दो एलिमेंट मिल करके एक जंक्शन बना रहे हैं और वो जंक्शन भी नॉन ओमिक है। ये भी लिख देता हूं इसको, डज नॉट फॉलो, बोलो बच्चा लोग, डज नॉट फॉलो ओम्स लॉ। इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। स्टार्टिंग में बच्चों जो करंट है और V है, तो स्टार्टिंग में समझ लो A पॉइंट तक, O से लेके A पॉइंट तक आप सब देखो अच्छे से, थोड़ा बहुत लीनियर जा रहा है ये, आ रही बात समझ में। तो O से लेके A तक का पहचानने को आता है आइडेंटिफाई द लीनियर पोर्शन, तो ये हो जाएगा लीनियर पार्ट। उसके बाद बच्चों ये सीधे सीधे ऊपर भाग गया, ये तो क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर हो जाएगा। एक लिमिट आती है पोटेंशियल की, उसके बाद ना करंट नीचे आने लगता है, मतलब ये जो रीजन है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन कहलाता है। नेगेटिव रेजिस्टेंस का, देखो नीचे की तरफ आया तो B2C नेगेटिव रेजिस्टेंस का रीजन है। देखो लिखा भी हुआ है प्रॉपरली प्रिंटेड, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ये वो रेजिस्टेंस का रीजन है जहां पे स्लोप ही नेगेटिव हो जाता है। और अगर आप सब बच्चों से बात करूं मैं कि यहाँ पर I लिखा है, यहाँ पर V लिखा है, तो बच्चों इसका जो स्लोप होगा ना वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस या तो कंडक्टेंस दे जाएगा आपको। बिकॉज स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, टॉप पे बता दो मुझे सारे बच्चे एक साथ। स्लोप का फॉर्मूला होता है y एक्सिस बाय x एक्सिस जनरली, या डेल्टा y बाय डेल्टा x कर लेते हैं। ऐसे ही बच्चों यहाँ पे स्लोप निकालोगे तो ये तो डेल्टा I बाय डेल्टा V हो जाना चाहिए।
तो I बाय V कितना होता है 1/R, 1/R कितना होता है कंडक्टेंस। तो कहीं ना कहीं अपन को आइडिया लग जाता है कि व्हाट इज द कंडक्टेंस एंड व्हाट इज द रेजिस्टेंस। ये ग्राफ एग्जाम में आ चुका है। मोर इम्पोर्टेंटली पूछता इतना सा बस है कि आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो मैं लिखता हूं जो नेगेटिव स्लोप है ना बच्चे लोग, नेगेटिव स्लोप बी टू सी इज नेगेटिव रेजिस्टेंस, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ठीक है, चलो। और बच्चों सी के बाद वो वापस से नॉन लीनियर कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है, तो एक बार स्टार्टिंग में हल्का सा लीनियर बनता है, उसके बाद देखो जब प्रोपोर्शनल साइन हट जाए, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ये स्ट्रेट लाइन को फॉलो करना चाहिए, नहीं कर रहा ना बच्चों फॉलो, तो बोलोगे नहीं कर रहा सर, तो जहां तक कर रहा है वहां तक लीनियर बोलेंगे। जनरली नॉन लीनियर और नेगेटिव समझा के छोड़ दिया जाता है। एग्जाम में जो पूछा गया है वो आइडेंटिफाई करने को था कि आइडेंटिफाई इन द ग्राफ और आईवी ग्राफ वेयर इज द नेगेटिव रेजिस्टेंस। तो समझ लो, याद ही करना है ना अपन को, तो जहां पे नेगेटिव स्लोप आ रहा है वो अपना आंसर होगा। क्लियर बच्चों यहां तक? बच्चों टॉपिक देखो, टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, मतलब रो कैसे डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, रो कैसे डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, है ना। ये बस पूछना चाह रहा है ये, हाउ इट इज हैपनिंग, व्हाई इट इज हैपनिंग, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बिफोर जंपिंग डायरेक्टली अप टू द अबाउट टू इक्वेशंस, बच्चों आप मुझे 10th क्लास का थोड़ा याद दिलाओ, है ना। व्हेन यू वर इन 10th क्लास, वहां पर हमेशा एक कंडक्टर इस तरह बनाया जाता था, याद आया कुछ? उसका लेंथ होता था और बच्चों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो 10th का बच्चा फटाफट बोलेगा कि सर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे और रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया पे, हाँ या ना बोलो। दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो क्या मिलता था अपन को, जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, बोलते जाओ बच्चों, रो लिखते थे आप लोग और L/A। अरे हाँ ना बोलो, क्लियर? तो इस पूरे फॉर्मूले से ये समझ में आता है कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और एरिया पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे एक कंडीशन साइलेंट है, वो लिखा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर दिस थिंग इज हैपनिंग, बट व्हेन यू चेंज द टेम्परेचर ना, तो रेजिस्टिविटी विल स्टार्ट चेंजिंग। देखना बहुत डिबेटेबल लाइन लिख रहा हूं, चेंजिंग विथ टेम्परेचर। जो 10th तक अपना इंसान कांस्टेंट था वो आज बदलेगा, बिकॉज जो रो का टर्म है बच्चों, ये जो रो का टर्म है, दिस रो विल स्टार्ट चेंजिंग जैसे जैसे आप इस कंडक्टर का टेम्परेचर बदलोगे, और वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस भी बदलेगा। तो जब हम 10th में पढ़ रहे होते हैं तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू L/A होता है, इससे यस और नो? अरे देखो ना भाई, राइट साइड में इन दोनों को देखो, और आप इसको R बराबर रो L/A कर लिया करते थे। बट नाउ व्हाट विल हैपन इफ आई से यू कि ये आपके पास कंडक्टर है, पे अटेंशन एवरीबॉडी, कंडक्टर के पास कुछ लेंथ है, कुछ टेम्परेचर है, तो कुछ पुराना इसका रेजिस्टेंस आ जाएगा बच्चों, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों रो नॉट। रो नॉट मतलब होता है जब टेम्परेचर इसका रेफरेंस स्टार्टिंग पॉइंट से लिया गया है ना। लेट से 0 डिग्री सेल्सियस से पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, तो लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, L नॉट, सब पे नॉट नॉट लगा लो। व्हाट विल हैपन इफ यू ट्राई टू हीट समबडी, व्हाट विल हैपन इफ यू ट्राई टू हीट दिस, तो लीनियर लेंथ बढ़ता है ना बच्चों, अपन ने थर्मल में पढ़ा हुआ है ना। तो अज्यूमिंग कंडक्टर टू बी लीनियर, कंडक्टर को बच्चा लोग लीनियर मान लेते हैं। लीनियर मानते ही ऐसा लिखने लग जाओगे आप लोग कि सर जी लेंथ अगर बढ़ रहा होगा तो इसका एरिया वाला पार्ट भी बढ़ रहा होगा, और अपन डायरेक्टली यहां पे बोल सकते हैं दैट द लेंथ एट न्यू टेम्परेचर शुड बी L नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा ऑफ टेम्परेचर। ये 11th क्लास की लीनियर एक्सपांशन की इक्वेशन है। L इक्वल्स टू, जो नया लेंथ आएगा वो कितना हो जाएगा, L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अल्फा क्या है तो बोलोगे सर टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। इतना याद आया पिछली क्लास का? नहीं आया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये समझ लो कि सर जी इसका लेंथ बढ़ेगा तो ये थोड़ा सा लेंथ ऐसा इसका एनलार्ज हो गया होगा, और जो नया लेंथ आएगा आपका उसको L/T बोलेंगे। इज दिस क्लियर टू स्टूडेंट्स? बच्चों अगर ये क्लियर हो गया है तो लेंथ
बढ़ता है बच्चों अगर, तो जो रजिस्टिविटी है ना उस पर डिपेंडेंस टाइम आ जाता है और ये होने लगता है रो नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। व्हेन यू चेक आउट द एनसीईआरटी उनमें ऐसा लिखा रखा है उन्होंने आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा की जगह पे उन्होंने टी माइनस टी नॉट करके रखा है। मतलब बात तो वही हो रही है इनकी भी। अब ये सब बातें मैं क्यों लिख रहा हूँ, एक पेज पहले चलते हैं और आप लोगों से पूछते हैं कि क्या ये 10th में प्रूफ करा है अपन ने, आर प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए, बोलोगे यस सर करा है। फिर उसके बाद ये लिखा है तो बोलोगे हाँ सर। रो को क्या बोलते थे आप लोग, और रेजिस्टिविटी, और किन दो लोगों पे डिपेंड करता था ये, एक नेचर ऑफ मटेरियल, हाँ या ना। जब घर में कुछ यूटेंसिल होते हैं तो कॉपर वाले जल्दी हीट कर जाते हैं, एल्यूमिनियम देर से हीट करता है, बहुत ही खराब मेटल होता है, स्टील होता है बच्चों, आयरन होता है। तो रेजिस्टिविटी करंट जाना ना जाना की जो प्रॉपर्टी है वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, और दूसरी इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। तो 10th क्लास के बच्चों को ये लिख के छोड़ दिया जाता है कि बच्चों ये लिख लो, बस 1 1 मार्क में आएगा कर देना। तो यहीं पे देखो आंसर लिखा है ना कि रजिस्टिविटी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, हाँ या ना बच्चों। तो वही अपन जब सीनियर क्लास में आ जाते हैं तो इसको जब अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रजिस्टिविटी बदलती है और आपको न्यू रजिस्टिविटी मिलती है। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? एंड इफ आई पुट वन रो को अंदर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, यहां तक का देखो बुक्स वगैरह में मिलेगा अपन को, इसको मैथमेटिकली ट्रीट करते हैं अब। तो रो ऑफ टी लिखा है, रो अंदर गया तो क्या हो जाएगा, रो नॉट प्लस अल्फा रो नॉट ब्रैकेट में टी माइनस टी नॉट। यहां तक का आया क्या समझ में बच्चों? तो नेक्स्ट पेज में मैंने 3 डायग्राम रखे हुए हैं जो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अपन ये सेकंड डायग्राम पढ़ते हैं, फर्स्ट वाला समझाता हूं मैं, 2 मिनट रुक जाइए। सेकंड वाला डायग्राम मैथ्स वाले बच्चों कैसा दिख रहा है ये जल्दी बताना। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिख रहा है क्या? यहाँ पे हो जाएगा y, ये हो जाएगा x, स्लोप हो जाएगा m, और ये वाला पार्ट बच्चों c हो जाता है। तो याद होगा आप लोगों को y बराबर एम एक्स प्लस सी लिखा हुआ है अपन ने, हाँ या ना, लिखा है ना। तो वही पीछे कंपेयर कर लेते हैं, देखो पेन का कलर चेंज कर लूं मैं और इसको लिख देते हैं y, ये हो जाएगा c, ये हो जाएगा m, और ये हो जाएगा x। तो x पे ये जा रहा है, स्लोप ये हो गया, इंटरसेप्ट अपना रो नॉट हो गया और रो टी हो गया। तो यही तो बोल रहा है वो। और लैब में जाओगे तो इस मेटल का एक इंसान मिलेगा। ये एक ऐसा एलिमेंट है या मैं कहूँ मेटल है जिसपे रजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो पूछेगा आपसे वाइवा वाला नाइक्रोम को एक्सप्लेन करिए, तो बोलना नाइक्रोम वायर इसलिए लेते हैं बिकॉज द रजिस्टिविटी चेंजेस लीनियरली। लैब में जाओगे तो एक वायर मिलेगा, थोड़ा सा आपको गोल्डन कलर का दिखाई देगा, गोल्ड मत समझ लेना भाई, है ना। तो वो जाएगा तुम लोगों का नाइक्रोम का वायर, बहुत ही हार्ड रहेगा, तुरंत गर्म हो जाएगा, और हाथ वाथ मत लगाना, वो हाथ जलने वाली बात हो जाएगी। तो ये अपने पास डायग्राम जो बन रहा है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है नाइक्रोम का, वाई एक्सिस पे कौन बनाऊंगा मैं, रोटी, एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिखा है, तो बेसिकली ये टी माइनस टी नॉट का टर्म होता है, क्योंकि टेम्परेचर अपन 0 डिग्री शुरू करते हैं तो वो टी लिखा हुआ है, तो डिबेट नहीं करना बैठ के यहाँ पे। जो सी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो रो नॉट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रो नॉट इंटू अल्फा। क्योंकि देखो ना मैंने सब पीछे कंपेयर करा दिया है बच्चों इस एग्जाम्पल से, इस इक्वेशन से, क्लियर। रो एट टेम्परेचर कितना हो जाएगा, रो नॉट विल बी अ कांस्टेंट ऑब्वियसली, अल्फा इंटू रो नॉट। और ये तो जो मैथ्स के बच्चे वो तो बहुत क्लियरली बोल देंगे सर जी इक्वेशन ऑफ स्लोप है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, y बराबर एम एक्स प्लस सी होता है नहीं होता, इंटरसेप्ट प्लस पे कट रहा है और ये स्लोप है और ये एक्स एक्सिस है, तो वही यहाँ पे बना हुआ है। नाइक्रोम पे आता है अगर एमसीक्यू तो आप ये वाला ग्राफ मार्क करेंगे। अगर कोई जनरल कॉपर आता है तो कॉपर ना एक टाइम के बाद परेशान करना शुरू करता है, तो ये स्ट्रेट पाथ फॉलो नहीं करता है बच्चों, ये एक्सपोनेंशियल बढ़ जाता है। आप कभी भी कोई कॉपर के एलिमेंट को देखना, मतलब घर में अगर इलेक्ट्रिक आयरन हो पुराने जमाने वाला, वो जब टूट फूट जाएगा तो उसके अंदर देखना जो ऐसा आयरन होता है ना बच्चों इस शेप का, जो वो बाहर शॉप्स पे लगा होता है, वो भारी सा होता है एकदम, तो उसके अंदर कॉपर की कॉइलिंग करी जाती है। जैसे ही करंट पास होता है वो पगला जाता है, उसको इतना हीट कर देता है। वो हीट करने का मतलब है उसने रेजिस्टेंस बढ़ाया, उसके पहले रेजिस्टिविटी बढ़ाया होगा और उसके पहले टेम्परेचर बढ़ा होगा, क्योंकि वहां से करंट पास हुआ है। तो ये सब कुछ सीक्वेंस में और बहुत ही
इजी सब्जेक्ट है फिजिक्स, तो इतने एग्जाम्पल मिल सकते हैं आपको। घर में कोई भी अप्लायंस है जो हीट करता है, मान लो ब्रेड वाला टोस्टर हो गया, आयरन हो गया, या समझ लो बल्ब ही क्यों ना हो गया, बल्ब सॉरी, बल्ब में टंगस्टन होता है, कॉपर से जुड़ी कोई भी चीज़ आप देखते हो, हीटर देखा होगा आप लोगों ने, गर्मियों में यूज़ करते हैं, आजकल तो अलग अलग डिवाइस आ गए हैं। मतलब बच्चों उस पर हल्का टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो उसका रजिस्टिविटी भयंकर बढ़ जाता है। अगर रजिस्टिविटी बढ़ा है तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो भाई पोटेंशियल का ड्रॉप बढ़ना शुरू होगा और आपकी जो हीट एनर्जी है वो ज़्यादा यूटिलाइज होगी। तो कॉपर को वहां इस्तेमाल करते हैं अपन, तुरंत गर्म हो जाता है बच्चों ये। क्लियर हुआ क्या? तो रजिस्टिविटी भी टेम्परेचर का फंक्शन कहलाती है, ये अपन को याद रखना है। कॉपर का आता है तो ये एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ मार्क करेंगे, नाइक्रोम का आता है तो स्ट्रेट लाइन वाला करेंगे। अब आते हैं थर्ड इंसान के पास। ये जो अपन ने मोबाइल फोन खरीद रखा है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चिप देखते हो ना, वो बच्चों सेमीकंडक्टर से बनी होती है, और ये लोग बिल्कुल बात नहीं मानते हैं। मतलब इनको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होना ही नहीं है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रजिस्टिविटी क्या होता है, कम होता है बच्चों। रेसिडिटी क्या होता है इसका, कम होता है। तो रेजिस्टिविटी यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, इसका कोई मैथमेटिकल आंसर नहीं है एज पर चैप्टर नंबर 3, क्योंकि ये सारी की सारी बातें अपन को लास्ट चैप्टर में पढ़ाई गई हैं। अभी आपको ये याद करना है, ये याद करना है बच्चों कि कॉपर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पे जाएगा, है ना, तेजी से बढ़ता हुआ जाएगा। नाइक्रोम का भी जाएगा, इंक्रीजिंग होगा। लेकिन यहां लिख सकते हो अपन लोग रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, सेमी मतलब आधा, सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस विथ टेम्परेचर। जो बेसिक एमसीक्यू बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, इसके क्वेश्चन यहां लिख देता हूं मैं। अपॉन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ, ए ऑप्शन है किसका बच्चों, कोई मेटल होगा या कॉपर होगा, या बी में हो जाएगा सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो हाउ यू विल आंसर देम। तो कॉपर के लिए बच्चों रेजिस्टिविटी बढ़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ाया है, और सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी घटेगा अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया है। आपको इस पेज से केवल इतना ही टेक अवे करना है, इससे ज्यादा हल्ला करने की जरूरत ही नहीं है। कोई दिक्कत बच्चों, कोई दिक्कत? तीनों ग्राफ क्लियर हैं? द फर्स्ट वन रिप्रेजेंट्स कॉपर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टिविटी बहुत बढ़ जाएगा, अल्टीमेटली इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक, राइट साइड में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रो बढ़ जा, रो इसका बढ़ेगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड ग्राफ फॉलो करेगा। नाइक्रोम इज अ वेरी गुड मेटल, मेटल बोल रहा हूँ, ये एक अलॉय में काउंट हो जाएगा, है ना। थोड़ा ब्रास का पोर्शन ऐड कर देते हैं इसमें ये लोग, हालांकि उस केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं जानना है, समझ लो ये लैब में मिला एक वायर होगा जिसको पढ़ना आसान है। वरना कॉपर अपन ने 2 मिनट के लिए लैब में ऑन कर दिया तो बस वहीं मजा आ जाएगा सब लोगों को, गलती से छू भी लिया तो भाई हो गया काम अपना, है ना। या आंसर निकालोगे तो करंट का ग्राफ भी सीधा नहीं बनेगा, क्योंकि वो नाटक करता है थोड़ी देर में ही, तो रेजिस्टेंस चेंज करेगा बच्चों अपना, तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट द ओमिक ग्राफ विच वी आर सपोज टू गेट। और आई हैव टॉट यू इन टुडेज लेक्चर, आपको ऐसा ग्राफ नहीं मिलेगा, उस पर थोड़ा चेंज कर जाएगा बच्चों। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, इस बेचारे का रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा, है ना। स्लोप बताओ कितना होगा यहाँ पे, स्लोप हो जाएगा v बाय आई। v बाय आई क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। अगर स्लोप स्ट्रेट लाइन है मतलब रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा। ऐसे लोग कौन होते हैं, ओमिक। लैब में जाएंगे तो क्या बोलोगे ऐसे लोगों को, सर नाइक्रोम का वायर है वो। अगर गलती से सर ने कॉपर वायर दे दिया या वाई वाई ने पूछ लिया कि कॉपर वायर लाएंगे तो क्या होगा, तो बोलना कि सर उस पर हीटिंग होने लग जाती है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, तो ग्राफ उसका एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ आएगा। इन सेमीकंडक्टर ग्राफ द रिवर्स थिंग हैपेंस। अब ये भी चीज क्यों होती है, दैट आई टीच यू, मतलब उस चैप्टर में आएंगे तो बहुत बता दूंगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा ही रैंडमाइज होने लग जाते हैं, है ना, उस जंक्शन पे फ्लो करेंगे। तो ये सब बिल्कुल इससे तो अलग टॉपिक है ये। फर्स्ट के 2 ग्राफ क्लियर है तो अपना काम हो जाएगा। डाउट बोलो बच्चों, ग्राफ क्लियर है सबको? हेलो स्टूडेंट्स, ग्राफ क्लियर है सबको, है ना। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और बच्चों ये जूल हीटिंग इफेक्ट पहले एग्जांपल देके समझाता हूं। हम घर में कोई भी अप्लायंस स्टार्ट करते हैं, मान लो वो बल्ब हो गया या ट्यूबलाइट हो गया या फैन हो गया, एनीथिंग बच्चों, इट गेट्स हीट अप आफ्टर
यूजिंग इट फॉर अ वाइल, मतलब 1 आवर यूज करा या हाफ आवर यूज करा तो थोड़ा बहुत हीट होने लग जाएगा। इसका ये रहता है एक्सप्लेनेशन दैट एवरी अप्लायंस वी यूज कंटेन्स सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस इन इट बिकॉज ऑफ द वायर और द इलेक्ट्रिकल वायर। स्पेशली इलेक्ट्रिकल आयरन टोस्टर के पास जो कॉपर का वायर होता है वो तो बहुत ही नाटक करने लगता है। बट इन जनरल यू कैन नॉट रिमूव रेजिस्टेंस, उस सर्किट के पास खुद का एक रेजिस्टेंस तो होगा ही। और यहां से अगर करंट चल के गया तो बताओ क्या हुआ होगा। तो बोलोगे सर अगर करंट यहां चलकर गया है तो एक एंड पे प्लस का पोटेंशियल होगा, एक एंड पे माइनस का होगा, है ना। अरे हाँ ना बोल सकते हो तुम लोग तो इतने में भाई। तो मैं लिखता हूं some work is done to overcome resistance। अब बोलोगे सर काम कौन करता है, तो मैं बोलूंगा बच्चों काम वो इंसान करता है जिसको आपने करंट जाने के लिए बोला है। मतलब काम करेगा बैटरी या बैटरी का पोटेंशियल या बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस काम करेगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा ना। ये ईएमएफ होता है, अंदर इसके इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इसके दोनों एंड पर टर्मिनल वोल्टेज होता है। तो सारी कहानियां हजारों बार बताई जा चुकी हैं। अभी समझ लीजिए कि यहाँ से करंट चल के गया है, रेजिस्टेंस पे गया है, एक एंड पे प्लस का पोटेंशियल होगा और एक एंड पे माइनस का होगा। इज दिस क्लियर बच्चों। और V का मतलब होता है डेल्टा V विच शुड बी रिप्रेजेंटिंग दिस वैल्यू, V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव। यहां तक का तो क्लियर है सबको। तो देखो इसको दो पार्ट में सॉल्व किया जाता है। एक तो अपन को ये मालूम होता है कि पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क डन बराबर कितना आ जाएगा, V टाइम्स Q। किस किस को आया ये समझ में। सपोज यू हैव यूज्ड अप्लायंस इन योर होम फॉर टाइम डेल्टा टी। तो आप में से हर बच्चा ये बात भी जानता है कि करंट को कहते हैं अपन डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, हाँ या ना। ये सब फॉर्मूले 10th क्लास वाले हैं। अब क्यू की जगह पे आई टी लिख सकते हैं बच्चों, तो डब्ल्यू हो जाएगा आपका वर्क डन वी इंटू आई इंटू यहाँ पे टी कर देता हूँ। और ये वर्क डन है जो बाद में बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्मूला क्या हो गया इसका, वी इंटू आई इंटू टी। एग्जाम में आएगा तो इतना फॉर्मूला समझ में आ जाएगा अपने स्टूडेंट्स। इसको आप लोग एनर्जी कंज्यूम बोल सकते हो, हीट एनर्जी बोल सकते हो, हीट डिसिपेटेड बोल सकते हो, सब इसके हजार नाम है बच्चों। एनर्जी कंज्यूम्ड, ठीक है। क्या क्या हो जाएगा जल्दी जल्दी बोलो, या सीधे सीधा बोलूँ ना तो हीट एनर्जी को एच से बोल सकते हो और V इंटू आई इंटू टी हो जाएगा। दिस शुड बी योर फॉर्मूला। नाउ वी हैव फ्यू मोर फॉर्मुलास ऑफ द सेम हीट। और या इसको लिख सकते हैं अपन जूल्स हीटिंग इफेक्ट। बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, बस जो आपके काम की चीज़ें हैं वो लिखते जा रहा हूँ। जूल्स हीटिंग, हाँ बेटा, अगर करंट गया है तो करंट तो अपने लिए गया है ना, अंदर से तो चार्ज गया होगा ना, बात तो समझो। तो ये एक फॉर्मूला अपन को पता। स्टूडेंट्स लेट मी एक्सप्लेन वन मोर टाइम। एनी अप्लायंस एट योर होम, अभी मान लो आपके घर में अभी आप पढ़ रहे हो, बल्ब वगैरह जल रहा है, फैन चल रहा होगा, नहीं चल रहा होगा, एनीथिंग यू आर यूजिंग कंटेन्स सम सॉर्ट ऑफ रेजिस्टेंस। Some special people have more resistance which have more different specific task, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन और टोस्टर तुम्हारा। तो जनरली किसी से करंट पास करवाना है मतलब उसके रेजिस्टेंस को ओवरकम करना पड़ेगा। आपको अगर अपना व्हीकल लेके रोड पर निकलना है तो किसी ब्रेकर को ओवरकम करना पड़ेगा, तब तो गाड़ी सामने जाएगी। तो ब्रेकर मतलब रेजिस्टेंस, गाड़ी मतलब जाने का मतलब करंट फ्लो हो रहा है, कोई चीज चल रही है। और क्यों गया है, क्योंकि इंजन ने वर्क करा होगा वहां पे। वैसे ही यहाँ पर पोटेंशियल जो डिफरेंस है ना, ये लिखा है यहाँ पे वर्क डन टू ओवरकम रेजिस्टेंस। और जो इतना काम होगा वही एनर्जी कहलाएगा और वही हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, वही एनर्जी कंज्यूम्ड कहलाएगा, उसी को एनर्जी डिसिपेट कहते हैं। सब कुछ वही है बच्चों, क्वेश्चन में बस पूछने की देरी होती है, वो बच्चे को समझ में आ जाता है कि हीट से रिलेट करना है इसको। एंड दिस फॉर्मूला बिलोंग्स टू जूल हीटिंग इफेक्ट। तो आपको इस पूरे पेज पे क्या याद करना है, दैट इन क्लास 10th सर हैज टॉट अस दैट V बराबर W बाय Q। इतना याद हो गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये मिल जाएगा और एट लास्ट तुमको हीट एनर्जी मिल जाएगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग फ्यू मोर फॉर्मूलाज ऑफ द हीट। तो ये रहा हीट एनर्जी बोलो या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बोलो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पूरा पूरा, वरना आपको दिक्कत होगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड भी चलता है यहाँ पे, क्योंकि जब बैटरी वगैरह होगा या कोई डिवाइस होगा तो कंज्यूम भी आता है। और बच्चों केवल अगर डिसिपेटर होगा तो डिसिपेटेड भी आता है।
तो हीट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर एक तो वी आई टी होता है। मैं बोलूंगा हाँ बच्चों, बात तो सही है, कॉमन सेंस की बात है, फॉर्मूला प्रूव करा हुआ है। एक फॉर्मूला और निकल सकता है इसका, वी की जगह पे आई इंटू आर कर दूं, किसी को दिक्कत है क्या? तो ये बन गया तुम लोगों का आई स्क्वायर आर टी। ये ज्यादा फेमस फॉर्मूला है। वो कहते हैं कि हीट डिपेंड करती है करंट के स्क्वायर पे। जितना देर कोई अप्लायंस चालू रखोगे घर में अपना, उतना ज्यादा हीट होगा। जितना ज्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट होगा। और जितना टाइम के लिए उसको ऑन रखेंगे उतना हीट होगा। ये करंट पे डिपेंड कर रहा है, जितना करंट जाएगा उसके स्क्वायर से हीट करेगा। इसलिए आपने नोटिस करा होगा जो आजकल मोबाइल फोन के चार्जर्स आते हैं, उनका जो मिली एम्पियर वाला टाइम, वो एम्पियर का जो करंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो उसलिए अपने फोन में लगाते ही वो हीट करना शुरू कर देता है। द रीजन इज दिस इक्वेशन, द हीट जनरेटेड while consuming or dissipating or energy or transfer or anything is proportional to square of the current। फिर अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है बच्चा लोग तो ऐसे डिपेंड करता है, फिर अगर टाइम ज्यादा है तो बच्चे लोग ऐसे डिपेंड करता है। कोई परेशानी वाली बात यहां तक? तो वी हैव टू फॉर्मूलाज राइट नाउ विथ अस। एक होता है बच्चों वी आई टी के नाम से और एक होता है आई स्क्वायर आर टी के नाम से, है ना। तो एक फॉर्मूला हो जाता है बच्चों वी आई टी के नाम से, एक हो जाता है आई स्क्वायर आर टी के नाम से। एक और फॉर्मूला बनता है, वो भी यहाँ निकलवा देता हूँ बच्चों। मान लेते हैं अपने को फॉर्मूला कैसा दिया हुआ है, v इंटू आई इंटू टी। अब ओम्स लॉ वाले बच्चों मुझे बताओ आई को आप और क्या लिख सकते हो? हाउ यू कैन राइट आई? आई को अपन v बाय आर लिख सकते हैं, क्या टेंशन लेना इतनी सी। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय आर टी। और एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आपको कॉन्शियस रहना है कि विच फॉर्मूला शुड आई यूज बेस्ड अपॉन व्हाट क्वांटिटीज आर गिवन इन द क्वेश्चन। ऑल थ्री बिलोंग्स टू हीट, means in general heat equals to VIT also, heat equals to I square RT also, heat equals V square by R times T also, and heat is a form of energy which got converted when we have done some work। कोई प्रॉब्लम वाली बात यहां तक बच्चों? सो बच्चों अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर, या अपन बोल सकते हैं इसको इलेक्ट्रिकल पावर। You all have wondered about one common fact on all the appliances, चाहे वो आपका बल्ब हो या घर में रखा कोई भी अप्लायंस हो बच्चों, उसको अपन बाजार में खरीदने जाते हैं। मान लो आपके पास घर में टेलीविजन है या लैपटॉप पे पड़े हो, लैपटॉप का चार्जर होगा। तो बच्चों कोई अप्लायंस बाजार में लेने जाते हो ना, तो गवर्नमेंट उसको बेचने नहीं देगी जब तक सामने वाला उसकी पावर रेटिंग पीछे बड़े बड़े शब्दों में प्रिंट करके ना दे दे। पावर रेटिंग का मतलब होता है उसका जो भी वोल्टेज पे यूज होगा वो बताना पड़ेगा, और जितना उसका पावर है वो बताना पड़ेगा। मतलब मान लो हमारे इंडिया में जो सप्लाई आता है वो 220 वोल्ट का आता है, तो इसके आसपास का वैल्यू लिखा रहेगा। और पावर आप जानते ही हो, जो बल्ब बाजार में आते थे 60 वॉट के बल्ब आते थे, 100 वॉट के आते थे, ये हम लोग के जमाने की बात है। आजकल तो 8 और 10 वॉट की एलईडी से काम चल जाता है ना बच्चों। तो ये एक कॉमन लॉजिक है that government of India has complied everyone to mention what voltage it will use, at what voltage it should be used, and what power it is consuming। तो पावर का एक जनरलाइज मतलब होता है। जब हम 11th में है तो पावर का मतलब था पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। बट मोर और लेस वो ना मैकेनिकल पावर था बच्चों। पिछली क्लास में, एक साल पहले की बात कर रहा हूं, मैकेनिकल पावर था। रेट ऑफ डूइंग वर्क या वर्क डन पर यूनिट टाइम, फलाना यूनिट टाइम, ढिमाका यूनिट टाइम। लेकिन यहाँ पे जब अपन इलेक्ट्रिकल वर्ड अटैच कर देते हैं ना बच्चों, इलेक्ट्रिकल पावर पे आ जाते हैं, तो अल्टीमेटली मेन गोल तो यही है कि वर्क डन बाय टाइम ही रहेगा, लेकिन वर्क जो होगा वो कन्वर्ट हो चुका होगा। बोलो किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड। देखो कितना सिंपल हो गया ये, डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम। सो ऑन द फॉर्मूला बेसिस मैं लिख सकता हूं इस पे, जो एनर्जी गई है ना मेरी, एनर्जी और नीचे आ जाएगा बच्चों टाइम। इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा हूं कि पावर का मतलब होता है जो हीट एनर्जी का फॉर्मूला आया था ना, डिवाइड बाय टाइम। तो बोलोगे सर ये तो अच्छा मजाक कर लिया आपने, वी आई टी लिखा है और नीचे टी हो जाएगा तो कट जाएगा ये। तो पावर इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ, बोलो, अरे,
पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ, ये लो, वोल्टेज एंड करंट फ्लोइंग। कोई भी दिक्कत यहां तक बच्चा लोग? तो मेरे पास एक कॉन्क्रीट फॉर्मूला आ चुका है पावर से रिलेटेड, जो ये कहता है कि पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वी एंड आई। अपन कोई भी डिवाइस देखें, मोबाइल फोन का चार्जर सबसे आपके नियरेस्ट रीच पे होगा, या लैपटॉप पे पढ़ रहे हो तो उसका चार्जर होगा, उस पे बच्चों कितने वोल्ट पे वो चलेगा वो लिखा होगा, और क्या उसका पावर होगा वो लिखा होगा, और अगर कंपनी थोड़ी ईमानदार है तो करंट भी लिख दिया होगा कि इतने करंट पे चलेगा ये। तो ये इन सब चीजों को ना पावर रेटिंग के कैटेगरी में बुलाया जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ वी एंड आई इज पावर, और पावर का मतलब होता है इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, बच्चों अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड per unit time, which can be simply remembered using this particular formula. Now we have three more formulas of the same power. जैसे मान लो पावर का एक फॉर्मूला आया बच्चों अपने पास, वेट अ मोमेंट, पावर का एक फॉर्मूला आ गया मान लो सर के पास, बोलो V इंटू आई, ठीक है। अब हर बच्चा जानता है ओम्स लॉ, बिना उसके तो अपने 10th क्लास पास करी नहीं होगी, तो V को लिख सकते हैं I इंटू आर, एक और I आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये I स्क्वायर आर। तो पावर में बच्चों अपन I को रिप्लेस कर सकते हैं V बाय आर, तो इट शुड बिकम V स्क्वायर बाय आर। अभी आप लोगों को पहचानना है एग्जाम हॉल में कि मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल करूं, मैं ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करूं, मैं ये वाला। जो पहला फॉर्मूला है वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जो दूसरा फॉर्मूला और तीसरा फॉर्मूला है ये स्पेशल ओकेजन्स पे लगाते हैं। ओकेजन मतलब शादी ब्याह की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये I स्क्वायर आर का टर्म है ना बच्चों, है ना, किसका टर्म है? I स्क्वायर आर का टर्म है। तो ये कुछ सेट ऑफ में लगेगा जहां पे करंट मान लो दो रेजिस्टेंस दिए हुए इस तरह से, तो आपको तो पता चल गया होगा ना बच्चों कि दोनों रेजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उन दोनों में सेम करंट जा रहा होगा, तो बोलोगे हाँ जी सर। तो जब करंट सेम होगा तो ध्यान रखना मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और जब वोल्टेज सेम होगा बच्चों, मान लो ये जा रहा है और ये जा रहा है, एक जगह R1 लिखा है एक जगह R2 लिखा है, तो बच्चों इन दोनों के क्रॉस में जो ड्रॉप होता है पोटेंशियल का वो सेम होता है, अपन 10th से पढ़ते आ रहे हैं ये, तब ये फॉर्मूला लगता है, और जनरल फॉर्मूला ये लगता है। एमसीक्यू ऐसा आएगा बिल्कुल सड़ा सा कि आउट ऑफ विच फॉर्मूलाज नॉट बिलोंग टू द इलेक्ट्रिकल पावर, यू कैन से दैट सर V इंटू आई तो होता ही है, I स्क्वायर आर भी होता ही है, और V स्क्वायर आर भी होता है, जो आगे एंड पॉइंट फॉर्मूला होगा उसको मार्क कर देना, बात खत्म। कोई दिक्कत? सो लेट्स टेक दिस प्रॉब्लम बच्चों, ये क्यूब प्रॉब्लम कैटेगरी में आएगा। ऐसा बोलेगा आपसे कि 12 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस, 12 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस फॉर्म्स अ क्यूब shown, calculate the equivalent, बच्चों इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नाम रखता हूं मैं, जो क्यूब सामने की तरफ दिख रहा है बच्चों वो A है, यहां पर B है, ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा D, और बैक साइड में होगा P, Q और R और S। तो बोलेगा रेजिस्टेंस बताइए बच्चों दोनों एंड पे डायगोनली अपोजिट बिटवीन A एंड R। तो आपको A और R में पूरा सॉल्व करना है। एक बात तो बहुत पक्की है कि ये सीरीज में भी सॉल्व नहीं होगा और पैरेलल में भी सॉल्व नहीं होगा, तो आपको ऐसे क्वेश्चन को टैकल करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके एक साइड से बच्चों बैटरी को ऐसे कनेक्ट कर दो और दूसरी साइड से की लगा करके ये A और R के बीच में बच्चों करंट पास करा दो। आप सबको पता है चैप्टर पढ़ लेने के बाद कि बैटरी एक नंबर का अपना कंजूस दोस्त है, जो उसने अगर करंट दिया है यहाँ से आई, तो इसको कल के कल में करंट चाहिए। मतलब अगर आज इसने अपन को पानी पूरी खिलाई तो बोलेगा भाई चल आज तेरी बारी है ना, उतना ही करंट उसको चाहिए, बाकी अंदर कुछ भी हो जाए हमें करंट उतना ही चाहिए। दिस विल बी योर की। इतना क्लियर हुआ? तो 12 जो रेजिस्टेंस है ये बच्चों एजेस से बनाए गए हैं, मतलब कहने का है A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस होगा, यहाँ एक रेजिस्टेंस होगा, यहाँ एक रेजिस्टेंस होगा, यहाँ एक रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस बच्चों वहाँ पे ऐसा ब्रेकर की तरह नहीं होता है, रेजिस्टेंस थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट होता है। वो तो अपन अपने कन्वीनियंस के लिए ऐसा वाला नाटक करते हैं कि ये R बनाया है तो रेजिस्टेंस दिख रहा है ये। कोई परेशानी? इट मस्ट बी हैविंग 12 एजेस, 12 रेजिस्टेंसेस, ऑल ऑफ देम आइडेंटिकल, और सबकी वैल्यू बच्चों में R R R R
आर, सब पे आर लिख देता हूं मैं। कोई परेशानी वाली बात? ये अभी ना सीरीज में सॉल्व होगा ना पैरेलल में होगा। इसको सॉल्व करने के लिए बच्चों आपको केवीएल चलाना ही पड़ेगा। क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा काम? मेरे साथ देखो, ये करंट आई लेकर आए आप, तो करंट के पास कितने रास्ते हैं जाने के? एनी आइडिया? यू आर सिटिंग एट ए और करंट आई आपके पास आया है, तो बच्चों यहाँ पे अगर आपने केसीएल लगाया तो बिना आगे बोले बोलोगे सर 3 ब्रांचेस हैं और तीनों के तीनों बराबर हैं, तो समझ लो घर में तीनों भाई बराबर उम्र के हैं और कोई घर में खाने का सामान आ गया, तो ऐसा पॉसिबल है कि कोई एक ज्यादा करंट लेके चला जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ हो जाएगा I/3, यहाँ कितना हो जाएगा I/3, यहाँ कितना हो जाएगा I/3। कोई प्रॉब्लम? ये I/3 लेके आप पॉइंट बी तक आओगे तो फिर से केसीएल लगेगा, फिर से 2 ब्रांच पे करंट बटना है और फिर से 2 भाई आइडेंटिकल हैं, तो क्या हो जाएगा I/3 का हाफ हाफ हो जाएगा, तो हो जाएगा बच्चों I/6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा I/6। किस किस को आ रहा है समझ में ये सब? इस I/3 को अंदर लेकर जाओगे बच्चों तो फिर से आपके पास 2 पार्ट में बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा करंट आपका I/6। नाउ यू आर वंडरिंग क्यों केसीएल पढ़ाया गया था अपन को ये सब करने के लिए। जो आगे की ब्रांच है I/3 उसको लेकर आओगे तो बच्चों 2 पार्ट में फिर से बढ़ जाएगा, वो क्या हो जाएगा I/3, यहाँ भी क्या हो जाएगा I/3। अब जरा ढंग से देखो ब्रांच B to C को और D to C को, इन दोनों पे हाँ यहाँ I/3 है ना बच्चों, तो I/3 अगर मैं लेकर आता हूँ तो यहाँ पे और यहाँ पे I/6 बचेगा ना। सोचो I/3 लेकर आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा I/6 और I/6, उसका भी आधा आधा हो जाएगा, तो 1/2 टाइम्स I/3 कितना हो जाएगा I/6 हो जाएगा। तो अब सारे बच्चे को एक ही लॉजिक समझ में आता है। वो देखो ये I/6 आया B to C पे जा रहा है और ये I/6 आया, दोनों मिल करके क्या बना लेंगे? व्हाट इज I/6 एंड I/6 कंबाइन टुगेदर? I/3। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा वापस से मिल जाएगा I/3 और यहाँ पे मिल जाएगा, तो बच्चा लोग I/3 मिल करके वापस क्या बन जाएगा I। किस किस को आया ये समझ में? आया? तो लिखता हूं when the cube is connected to, है ना बच्चों, बैटरी ऑफ EMF E, the current I flows। अब मुझे बताओ केवीएल लगाना है बच्चों, कौन से लूप में? सबसे बच के निकलना है अपन को, तो आउटर साइड में चल के निकल जाएंगे ऐसे करके, ठीक, ऐसे चल के निकल जाएंगे। तो लूप कौन सा हो जाएगा हमारा? यहाँ पे भी नाम रख देते हैं बच्चों, PQRS लिखा है, ABCD लिखा है और यहाँ पे अपन XY कर लेते हैं, ठीक है। X पे शुरू कर रहा हूं मैं, तो X से A पे जाऊंगा। लूप का नाम बोलो, आउटर रास्ते का नाम बोलो, X A P R Y और वापस से X, क्लोज लूप है। सबको आता है केवीएल लगाने? 12th के बच्चों केवीएल लगाने आता है ना? तो X से स्टार्ट करो, आगे बढ़ना, आगे बढ़ते जाओगे तो करंट के साथ चल रहे हो, रेजिस्टेंस आया स्मॉल r, तो हो जाएगा करंट के साथ -I/3 टाइम्स r, और आगे गए तो करंट के साथ चल रहे हैं, तो करंट का नाम क्या है I/6 इंटू r, और आगे जाएंगे तो हो जाएगा -I/3 इंटू r। फिर ऐसे घूमते घूमते गाड़ी चलाते हुए पूरा यहां से घूमते हुए यहाँ पे आ जाएंगे, तो बैटरी है माइनस से लेके प्लस, मतलब इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। किस किस को आया समझ में? 12th के बच्चों किस किस को आया समझ में? बाकी तीनों नेगेटिव वाले हैं, एक तरफ पहुंच जाएंगे, तो लिख सकते हो EMF बराबर, एलसीएम लेके बताओ, अगर I इंटू आर कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/3, कितना होगा एलसीएम जल्दी करो? 6, यहां हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 5/6 I इंटू आर, और लेफ्ट हैंड साइड पे EMF है, तो EMF का मतलब होता है अगर इस पूरे डब्बे को मैं एक रेजिस्टेंस ही मान लूं इक्विवेलेंट और नीचे वही वाली बैटरी लाके लगा दूं, तो मुझे कोई खराब इंसान थोड़ी ना बोलेगा, ये इसका सिंप्लीफाइड सर्किट हो जाएगा। इसका मतलब है EMF की वैल्यू होती है I इंटू
नेट रेजिस्टेंस, तो यहां लिख सकता हूं मैं I इंटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, I से I बच्चों कट गया और आपका आंसर ही आ गया। द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड R शुड बी इक्वल्स टू 5/6 टाइम्स स्मॉल r। चाहो तो ये एक्सप्रेशन याद कर सकते हो और चाहो तो केवीएल याद कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन समझ के जाना है। डाउट बोलो। 12th बैच केवीएल लगाना बच्चों अब आप लोगों के लिए बहुत आसान हो गया होगा। दिस इज हाउ वी राइट केवीएल। करंट के साथ चलेंगे तो निगेटिव, अपोजिट चलेंगे तो पॉजिटिव, बैटरी के पास आए तो माइनस से प्लस चले गए तो क्या होना चाहिए, तो बोलोगे सर जी ये तो इंक्रीज होगा और यहाँ पे प्लस लिख लीजिए। कोई दिक्कत